हेलो स्टूडेंट। यह जीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अजय सिंह सर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे थे न्यूटोनियन मैकेनिक्स, और उसमें हम लोग लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था वर्क एनर्जी थ्योरम, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थ्योरम है। और फिर उसका यूज करके आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हम लोग आज देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, और फिर इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। तो आइए देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए, मैंने स्टेटमेंट के तौर पर इसको लिखा है कि अगर द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल्स रिमेन कांस्टेंट इन ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, मतलब कंजर्वेशन लॉ ये कहता है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है कि जो टोटल एनर्जी है E, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम को मिलाकर होता है। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, कंजर्वेटिव सिस्टम है, उसके लिए यह क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू रखेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू रखेगा। वही चीज स्टेटमेंट में लिखा गया है कि द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट इन ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, दैट इज काइनेटिक एनर्जी को हम के से और पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखेंगे, तो के प्लस यू इक्वल टू ई, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। यहाँ पर ये जो ई है इसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है, जिसका सीधा सा मतलब हुआ कि किसी भी सिस्टम का, चाहे वो सिस्टम हो चाहे रिजिड बॉडी हो, अगर वो मोशन कर रहा है तो ड्यूरिंग द मोशन इसकी जो टोटल एनर्जी है, जो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के सम से बनेगी, वह कांस्टेंट वैल्यू रखेगी। ऐसा केवल तब होगा जब आपका सिस्टम कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में हो, मतलब जो फोर्स हो वो कंजर्वेटिव फोर्स हो। तो आप जानते हैं कि फोर्स दो तरह का होता है, कंजर्वेटिव फोर्स और क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में होगा तब जाकर के लॉ ऑफ कंजर्वेशन होल्ड होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में अगर कोई भी पार्टिकल है तो कोई भी बॉडी है तो कंजर्वेटिव फोर्स उस पर लगेगा। अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में नहीं है, मतलब अगर सिस्टम पर अथवा बॉडी पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगता है, इसका मतलब उसमें उसकी जो एनर्जी है वो कंजर्व नहीं होगी। तो बेसिकली जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है इसके कुछ नेचर्स है। पहला चीज ये होता है कि अगर हम कंजर्वेटिव फील्ड में बात करें फोर्स की, तो जो फोर्स होता है इसको निगेटिव ग्रेडियंट के रूप में लिखा जा सकता है, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब हुआ कि अगर फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स को लिखना चाहें तो एफ इक्वल टू लिख सकते हैं डेल और यू। मतलब ये कि पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हम फोर्स को लिख सकते हैं। इसका मतलब ये ग्रेडियंट है, मोर जनरल आप ऐसे डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स। नॉन कंजर्वेटिव में क्या होगा कि फोर्स को हम निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं रिप्रेजेंट, नॉन कंजर्वेटिव होगा। और इस बात को जरा समझा तभी हम आगे की थ्योरम को समझ पाएंगे, क्योंकि जो थ्योरम हमारा है, जो अभी मैं बताया, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया, वह केवल कंजर्वेटिव सिस्टम और कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई होगा तभी वो होल्ड होता है। तो पहले ये तो जानिए कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है।
तो मैंने बताया कि निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिखा जा सकता है, इसको नहीं लिख सकते हैं। दूसरी बात ये समझिए, अगर कोई सिस्टम किसी स्टेट ए से, इनिशियल स्टेट ए से मूव कर रहा है और बी तक पहुंच रहा है, चाहे से किसी भी तरह से अगर ए से बी तक जा रहा है, ये इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल है। और फिर वहां से मूव करके फिर अगर सिस्टम इनिशियल स्टेट में आए, तो अगर सिस्टम आपका कंजर्वेटिव है, इस पर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, इस केस में जो इनिशियल स्टेट में जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², यह सिस्टम ड्यूरिंग द मोशन कहीं से भी सिस्टम मूव करके दोबारा अगर इनिशियल स्टेट में आएगी तो सेम यही काइनेटिक एनर्जी रहेगी। मतलब ये हुआ कि सिस्टम ए से मूव करते हुए यहाँ से कहीं ऐसे जा रहा है और फिर इसी पॉइंट पर इनिशियली आ रहा है। ये पॉइंट आपका ओ मान लीजिए, चाहे ए मान लीजिए। सिस्टम यहाँ से गया और फिर यहाँ पर दोबारा आया, तो इस केस में पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी, जो भी काइनेटिक एनर्जी रहा होगा, वह सिस्टम मूव करके दोबारा आएगा, तो दोबारा भी अगर वही काइनेटिक एनर्जी मिले तो हम कहेंगे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है और इस पर जो फोर्स लगेगा वो सिस्टम क्या करेगा, फॉलो करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन का। इसमें क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव में बेसिकली अंतर है, अगर सिस्टम एक स्टेट ए से मूव करते हुए कहीं जा रहा है, इस पर यहाँ काइनेटिक एनर्जी कुछ भी हो, मान लेते हाफ mv² है, और दोबारा सिस्टम मोशन के बाद किसी इनिशियल स्टेट ए में आए और तब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वह क्या हो, नॉट इक्वल टू हो, दोबारा जब आए और वह क्या हो, बराबर न हो, हाफ mv² जब दोबारा मिले वह पहले के बराबर न हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स फील्ड है वह नॉन कंजर्वेटिव है। वह क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है, और इस पर जो फोर्स लग रहा होगा बॉडी पर, जिसके चलते स्टेट ए से बॉडी मूव किया, मोशन किया, कहीं भी गया फिर आया, तो यहाँ पर जो फोर्स इस पर लग रहा होगा वह फोर्स कैसा है, वह फोर्स आपका नॉन कंजर्वेटिव है। तो ये दो बातें बताया मैंने आपको, पहला इसके रूप में लिखा जा सकता है, दूसरा कि अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इनिशियली अगर सिस्टम मूव करके कहीं से जा रहा है फिर वहीं आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में, और यहाँ पर क्या होगी, सेम नहीं होगी। तो इसका एग्जाम्पल अगर बात करना, तो अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल तो आपका सिंपल सा एग्जाम्पल कंजर्वेटिव सिस्टम का जान जाते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन जो है वह कंजर्वेटिव सिस्टम का एग्जाम्पल है, और जिसमें आप ये जानते होंगे कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, दोनों का सम ड्यूरिंग द मोशन किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो इसका सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यह कंजर्वेटिव सिस्टम्स है। इसी तरह से अगर हम बात करें, अगर आप सेंट्रल फोर्स फील्ड की बात कर लें, सेंट्रल फोर्स की बात करें, तो वो भी सेंट्रल फोर्स भी क्या होता है, एक एग्जाम्पल है कंजर्वेटिव सिस्टम का। जो सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स, यह भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसमें देखते हैं कि कोई भी सेल्सियस बॉडी है, सेंट्रल फोर्स में उनका मोशन होता है। तो जैसे मान लेते हैं पृथ्वी है, अगर रिवाल्व कर रही है अपने एक्सिस पर, यहाँ से सन को रिवाल्व कर रही है, किसी समय अगर यहाँ पर है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी, जितना भी होगा काइनेटिक एनर्जी, दोबारा यहाँ से इनिशियली यहाँ मोशन करते हुए आया और फिर जब यहाँ पहुंचेगा दोबारा भी वही काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका मतलब इस इनिशियल स्टेट पे जहां से मोशन स्टार्ट किया, दोबारा जब फिर वहां आएगा तो सेम काइनेटिक एनर्जी होगी। किसी भी पॉइंट पर जो पहले काइनेटिक एनर्जी होगी वही दोबारा होगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम हो जा रहा है। इनिशियल स्टेट में जब दोबारा सिस्टम मूव करके जहां से गया वहां पर आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी सेम हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है, जो कि मैं पहले आपको बताया हूँ। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, ओनली होल्ड इन कंजर्वेटिव सिस्टम, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए बात केवल होल्ड करता है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए। तो अभी तक मैं आपको बताया कि यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और यह कंजर्वेटिव फोर्स में ही
अप्लाई किया जा सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि यह कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। आइए प्रूफ देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक मास है, m क्या है, मास है, जो इनिशियली पोजीशन x0 पर है, और यहां से अगर इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं तो मूव करके x पर आ रहा है। अब इस पर जो फोर्स लगा रहे हैं x पर आ रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम। यहाँ पर जो फोर्स होगा वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव है, ये ध्यान रखेंगे। जैसा कि अभी हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में बताया कि अगर इनिशियली कोई बॉडी यहाँ है, इस स्टेट का नाम अगर x0 रखे हैं, यहाँ पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, मान लेते हैं यहाँ वेलोसिटी v0 है, और जो सेकेंड स्टेट है फाइनल, ये इनिशियल है, इनिशियल, यहाँ पर वेलोसिटी v है, तो फिर इनिशियल स्टेट में इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ v0 स्क्वायर, और फाइनल में हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर। आपने देखा कि अगर जब इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, फोर्स लगा रहे हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। तो जो फोर्स लगाने से बॉडी पर जो वर्क डन होगा वह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यह आपका वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि अगर हम किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाएंगे तो वर्क डन होगा, क्योंकि वन प्लस दूसरे प्लस पर आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वर्क डन होगा W इक्वल टू आपका F, और यहाँ पर क्या होगा dr। इनिशियली x0 से कहाँ जा रहा है, x पर जा रहा है, तो यह वर्क डन होगा, और यह जो वर्क डन होगा वह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। मतलब क्या कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और इन दोनों के अंतर के बराबर वर्क डन होगा। यही क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m v0 स्क्वायर, ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम है। अब आपने ये देखा, दूसरी चीज आपको ये देखना है कि कंजर्वेटिव, पहली बात कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो हमारा फोर्स होता है वह निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के रूप में लिखा जा सकता है, या यू पोटेंशियल एनर्जी है। तो जो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, फोर्स को हम निगेटिव ग्रेडियंट के रूप में लिख सकते हैं। यहां से आपको मिल जाएगा माइनस डी अपन dx, ग्रेडियंट को हम डिफरेंशिएशन d अपन dx के रूप में लिखते हैं। फिर यहां से आपको मिल जाएगा f dx इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए इक्वल टू माइनस dv, ये आपको मिल जाएगा। यहां तक क्लियर होगा। अब आप देखेंगे कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें U की, तो आप पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट डिपेंडेंट फंक्शन होता है, यह पाथ डिपेंडेंट फंक्शन नहीं होता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट की वैल्यूज पर डिपेंड करता है। अगर हम दो स्टेट में काइनेटिक एनर्जी की बात करें, जो आपका पोटेंशियल एनर्जी की x0 और x में, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर जो आपका एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी u x0 होगा, और फाइनल स्टेट में ux मान लीजिए। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो आपका इक्वेशन 2 लिख लीजिए, और इक्वेशन 2 तो दोनों स्टेट में अगर लिखना हो तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर माइनस du इक्वल टू क्या दिया हुआ है, f dx। इंडिकेट करिए दो स्टेट्स के लिए x0 से लेके x तक, और यहाँ पर भी x0 से x तक। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी
माइनस साइन है तो साइन आपका चेंज हो जाएगा, यू एक्स जीरो माइनस यू एक्स। ये आपको मिल गया पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल स्टेट और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल स्टेट, ये मिल जाएगा। इधर आपका पहले इक्वेशन से वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगा, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो इसकी वैल्यू यहाँ अगर रखना है तो आपको मिलेगा हाफ बाई इक्वेशन 1 एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी जीरो स्क्वायर बाई इक्वेशन 1, ये मिलेगा। अब इसमें से आप कुछ नहीं करिए, सिर्फ ये देखिए हाफ एम वी जीरो स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में कर लीजिए और प्लस यू एक्स जीरो, और फिर यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर को राइट हैंड साइड में रहने दीजिए और इसको आप राइट हैंड साइड में मूव करिए तो हो जाएगा प्लस साइन के साथ यू एक्स। क्या देखिए क्या है यहाँ पर, ये जो है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल स्टेट और यहाँ पर क्या है काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल स्टेट। ये क्या है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी इन फाइनल स्टेट में है, और यहाँ पर क्या है पोटेंशियल एनर्जी इन फाइनल स्टेट। मतलब ये देख रहे हैं कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है और ये भी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन कहाँ इनिशियल और फाइनल स्टेट में। तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आपका टोटल एनर्जी ई होता है, और यह एक कांस्टेंट वैल्यू है। कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पर आपने देखा कि ये जो टर्म्स है यह एनर्जी इन इनिशियल स्टेट, और यहाँ पर जो टर्म्स है एनर्जी इन फाइनल स्टेट, और यह ड्यूरिंग द मोशन एनर्जी यहाँ पर जो इनिशियल स्टेट में है और फाइनल स्टेट में अन्य अगर कोई इंटरमीडिएट स्टेट आएगा वहां पर भी इसका सम अगर लेंगे, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में, तो भी टोटल एनर्जी ई के बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई, जो कि एक कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट है। मोर जनरल इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पर ये क्या है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल स्टेट में है वही फाइनल स्टेट में, अन्य कोई स्टेट होगा उसके लिए भी वही सेम एनर्जी होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मोर जनरल के काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ई, और यह वैल्यू क्या होगी, एक कांस्टेंट होगा। यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, यही स्टेटमेंट आपको मैं बताया हूं। और यहाँ हमने प्रूव किया कि जो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में हमारा सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी ई, और यह ड्यूरिंग द मोशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी केवल होल्ड करता है, केवल होल्ड करता है। होल्ड करता है किसमें, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में होगा, अगर नॉन कंजर्वेटिव हो जाए सिस्टम तो यह होल्ड नहीं होगा, यह बराबर नहीं होगा। तो आपको पहले ही बताया गया है कि केवल और केवल यह कंजर्वेटिव फोर्स में ही होल्ड होगा। यहाँ पर K प्लस यू को हम E लिखते हैं और इसको कहते हैं, अक्सर हम ऑप्शन इसको बोलते हैं एनर्जी फंक्शन, एनर्जी फंक्शन ऑफ द पार्टिकल्स। तो हम लोगों ने इस तरह से प्रूव किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, यू के बराबर ई के बराबर है। ये आपका स्टेटमेंट था,
इसको हम लोगों ने प्रूव किया है। दो बातें और आपको मैं बताया हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स का नेचर कैसा होता है और नॉन कंजर्वेटिव का नेचर कैसा होता है। फिर इसको हमने प्रूव किया है। यहाँ पर मैंने ये बताया है कि जो कंजर्वेटिव सिस्टम्स है उसके लिए जो आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।